हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन हमारे चैप्टर्स न्यूक्लियर एटम से। सो मॉडर्न फिजिक्स 2 का हम क्वेश्चन या राउंड सेशन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, 1 करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ लैम्डा ऑफ Cu, दैट मीन्स कॉपर, इज वेवलेंथ ऑफ K अल्फा, एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर एटॉमिक नंबर 29, कॉपर का मुझे एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 29, एंड वेवलेंथ ऑफ मोलिब्डेनम इज द वेवलेंथ ऑफ द K अल्फा। दोनों K अल्फा के लिए वेवलेंथ दी गई है। नाउ एक्सरे लाइन ऑफ मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर ऑफ 42, देन द रेशियो लैम्डा Cu बाय लैम्डा Mo इज क्लोज टू विच वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें दे दिया गया है कि ये जो बात कर रहे हैं K अल्फा की। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा क्या होती है। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स, या आप बोल सकते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट शेल में आएगा, तो जो आपकी सीरीज़ बनेगी वो कौन सी सीरीज़ होगी? K सीरीज़। ठीक है। अब अल्फ़ा सीरीज़ कौन सी होगी? जब बिल्कुल नियरेस्ट वाली से, यानी कि n=2 से जब n=1 में आएगा तो आपकी जो सीरीज़ होगी वो होगी K अल्फ़ा। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो n=2 से n=1 में आ रहे हैं। तो ये जो हुई इनिशियल Ni=2 और NF=1। तो K अल्फ़ा के लिए आपको एक चीज़ और बताई थी, जो आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है B=1। ठीक है। क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है लैम्डा Cu, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे एक रिलेशन पता है, जो मैंने मोज़ेलेस लॉ पढ़ा था उससे मेरे पास एक रिलेशन आया था। और जब मैंने आपको एक्सरेज के बारे में पढ़ाया था तो उसकी वेवलेंथ की जब बात की गई तो जो रिलेशन आपके पास आया, दैट रिलेशन वाज 1/λ = R × Z - B होल स्क्वायर इंटू 1/NF² - 1/Ni²। ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के लिए। क्योंकि अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ दोनों केसेस में K अल्फ़ा ही की बात की गई है, तो यानी कि 1/NF और 1/Ni जो होंगे दोनों केसेस में सेम होंगे। आपका अब जो रिलेशन बचा 1/λ का, इट इज़ कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू R × Z - B का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि रिलेशन निकालना है रेशियो का, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा कॉपर डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलिब्डेनम, इट इज इक्वल्स टू R इंटू नाउ Z - B। अब देखिए आपको Z जो है कॉपर का कितना दिया गया है? कॉपर का दिया है 29, एंड Z ऑफ मोलिब्डेनम इज गिवन टू बी 42। तो आपके पास है इन्वर्स रिलेशन। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? R × Z - B। क्योंकि कॉपर ऊपर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z ऑफ मोलिब्डेनम -1 होल स्क्वायर अपॉन R × Z ऑफ कॉपर -1 होल स्क्वायर। मोलिब्डेनम ऊपर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्वर्स रिलेशन है। इतनी चीज़ आप बहुत अच्छे से समझेंगे। एडवांस की तैयारी कर रहे हैं भाई, ये चीज़ तो समझ आएगी ही। R से R कैंसिल, आपके पास बचा मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर जो कि है 42 - 1। तो आपके पास आया 42 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 29 - 1 का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपके पास आई लैम्डा कॉपर अपॉन लैम्डा मोलिब्डेनम की, दैट विल बी इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर अपॉन 28 का स्क्वायर, एंड इट विल बी अप्रॉक्सीमेट टू 2.144। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जो वैल्यू आपकी आएगी इट विल बी इक्वल्स टू 2.144। एंड लेट्स जस्ट नाउ चेक फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस कि ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑप्शन बी में मैं देख रही हूँ इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 2.14। दैट मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again the same category, only one correct option. In a hypothetical system, a particle of mass m and charge -3q, it is moving around a very heavy particle that is having charge q. Assuming the Bose model to be true to the system, the orbital velocity of mass m when it is nearest to the heavy particle is what?
क्या निकालना है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया है। हमें दे दी गया है कि एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है, उसका मास है m और उसका चार्ज है -3q। ये जो आपका पार्टिकल है इट इज मूविंग अराउंड अ हैवी पार्टिकल जिसका चार्ज है q। Assuming the Bohr's model to be true to the system, the orbital velocity of mass m when it is nearest to the heavy particle। मुझे इसकी क्या निकालनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको बोर मॉडल की तरह एज्यूम करना है। तो बोर्स मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि अगर ये दो पार्टिकल आसपास हैं तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा? कूलम्स फोर्स, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 -3Q इंटू Q अपॉन, मान लेते हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r स्क्वायर। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं इसे FE से डिनोट करूंगी। अब आप जानते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव कर रहा होता है लाइक दिस, ये हैवी जो पार्टिकल है ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में ये जो मूव कर रहा है और मुझे इसको अज्यूम करना है बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग, तो ये कब मूव कर सकता है? जब ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो या उसको रिलेट करता हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या होता है? mv² अपॉन r, राइट। तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए तभी वो एक ऑर्बिट में मूव करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि Fe = Fc। तो आपके पास क्या आएगा? -3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू mv²/r। निकालना क्या है? v वेलोसिटी, ये निकालना है। तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू? r से r कैंसिल। अब यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा अब देखिए, क्योंकि मैं ये काम कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ से निकाली वेलोसिटी की वैल्यू तो मुझे दिख रहा है इट इज़ -3q² अपॉन m इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट और अगर इसका रूट भी लूँ मैं तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ऑप्शन में ऐसा कुछ प्रेजेंट है। ऑप्शन में मुझे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ दिख रहा है इन सब में एक फैक्टर है जो कि है h, पर मेरे पास h की टर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे तो अगर आपका आंसर इसी टर्म में होता तो ये ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता, बट सिंस ये नहीं है और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो आप क्या करेंगे? अगेन बोर्स मॉडल में आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन कंडीशन जो कि होती है mvr = nh अपॉन 2 पाई। सिंस इट इज़ वेरी नियर तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो n है दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इट इज़ नियरेस्ट टू द हैवी पार्टिकल। तो n को क्या ले लेंगे? n को 1 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा? mvr = h अपॉन 2 पाई। अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी? r विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई m इंटू वी। यहाँ से मेरे पास आ गई r की वैल्यू। अब आपके पास h की टर्म्स में कुछ तो आया, अब ऑप्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे v² की वैल्यू थी 3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये भी था r। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास v² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m भी है यहाँ पर इंटू r। r की वैल्यू है h अपॉन 2 पाई m इंटू v, ठीक है। अब इस v से एक v कैंसिल, मास से मास कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास क्या बचा है यहाँ पर? अच्छा 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो v की वैल्यू मैं जो देख पा रही हूँ -3q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू h। तो आइए एक बार चेक करें कि v की वैल्यू ये जो है ये प्रेजेंट है हमारे गिवन ऑप्शन में या नहीं। -3q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू h, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए 3q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h। बाकी जगह अगर आप देखेंगे 3q वाले ऑप्शन तो गलत ही हैं। 3q² वाले में आपके पास दो ऑप्शन है, एक में है 2 एप्सिलॉन नॉट h, दूसरे में 4 एप्सिलॉन नॉट h। हमारी क्या आ रही है? 2 एप्सिलॉन नॉट h।
अब आप पूछेंगे मैम आपके पास तो नेगेटिव साइन आ रहा है पर ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, तो सोचने की बात यह है कि हम यहाँ पर जो फोर्स ले रहे हैं हम उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। दो चार्जेस का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो यहाँ से आपका जो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली हमें आंसर चाहिए, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया? Now, it is found that the excitation frequency from ground to the first excited state of rotation for the CO molecule is close to this. हमें frequency दी गई है, excitation frequency. Then the moment of inertia of CO molecule, carbon monoxide molecule, about its center of mass is close to which value? चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिंट दी गई है H की वैल्यू। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ दी गई है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, वैसे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले एक एटम एक्साइट होके अगर दूसरे शेल में जा रहा है, या एटम या इलेक्ट्रॉन की बात करूं अगर छोटे लेवल पे, तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होके दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ पर एक एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस यानी कि कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्रांजिशन लेगा लोअर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो वो क्या हो गया? एक्साइट हो गया, उसको बाहर से एनर्जी मिली। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्या हुई? एक्साइटेशन एनर्जी को आप लिखेंगे E, और फ्रीक्वेंसी जो ये फ्रीक्वेंसी हुई ये हुई एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 4.5 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज। अब देखिए क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी की, तो मैंने आपसे बात की एनर्जी की टर्म्स में, तो एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? सबसे पहले तो हम यहाँ से एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लेते हैं कितनी होगी, क्योंकि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है आई आपको निकालना है mr², यही होता है फॉर्मूला I = mr², ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि इसमें आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपको दी गई है तो आप उससे एक्साइटेशन एनर्जी को कोरिलेट करेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए? mr² चाहिए आपको फॉर्मूला में। ये कैसे आएगा देखिएगा। अब डेल्टा E, देखिए यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर है आपके पास CO मॉलिक्यूल, ये किसी भी तरह आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पर E = -13.6/n² वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना है सिंपल फॉर्मूला एनर्जी का, जो क्या होता है? 12 mv²। ठीक है, तो क्योंकि मुझे जो है एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, तो मैं ये क्या करूँगी? काइनेटिक एनर्जी, अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है देखिएगा, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n = 2। ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड लेवल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल, वो क्या निकलेगा आपका? एक्साइटेशन एनर्जी। अब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाएंगे 12 mv² सेकेंड के लिए और 12 mv² फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे mv² की वैल्यू? mv² की वैल्यू में आप यहां पर लगा सकते हैं बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशन कहती है कि mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू nh/2π। ठीक है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π का इंटीग्रल होगा। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? हमें चाहिए mv। मैंने यहाँ से निकाली v की वैल्यू, तो v की वैल्यू आएगी nh/2π इंटू m इंटू r। ठीक है, ये आई। ये v की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगी तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो निकालेंगे 12 mv²। अब देखिए ये है v2 सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए। सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए आपका n क्या पुट करोगे? 2। फर्स्ट के लिए आप n क्या पुट करोगे? 1।
तो आपके पास v स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इंटू, ओके ठीक है, ये v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो n की जगह मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, अब आप यहाँ पे n की जगह इसमें क्या पुट करोगे, 1 पुट करेंगे, सो माइनस हाफ m v स्क्वायर, अब v n 1 पुट करेंगे तो 1 को मैं एज सच लिख देती हूँ, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए आपका धीरे धीरे एम आर स्क्वायर की टर्म में आंसर आने लगा है, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी m से m कैंसिल हो गया। अब देखेंगे हमारे पास क्या बचा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, आपके पास बचा 1/2, 4 से 4 कैंसिल, h स्क्वायर, ओके तो आपके पास बचा h स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू m इंटू आर स्क्वायर माइनस, अच्छा 1/2 भी है बाहर तो ये 1/2 भी आएगा यहाँ पर, माइनस h स्क्वायर अपॉन 1/2 भी है यहाँ पर इंटू 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, यही बचा। तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा, h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4, यही वैल्यू बचेगी। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/4, तो आपके पास आंसर आया 3/8 h स्क्वायर पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। अब देखिए ये जो m r स्क्वायर है ये क्या है, ये है i, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू आई। ये आपके पास आया है डेल्टा ई निकल के, क्योंकि शुरू से हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा ई। आपको क्या निकालना है, आपको ये आई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई विल बी इक्वल्स टू 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू, और आपको एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, डेल्टा न्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो है आपको दिया गया है डेल्टा न्यू की वैल्यू 4/π इंटू 10 की पावर 11 हर्ट्ज। तो मैं क्या करूंगी, 3h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ई, यानी कि h इंटू न्यू है आपका 4/π इंटू 10 की पावर 11। सो यहाँ से आपका h से h कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपके पास 3h अपॉन 4 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 11। अब आपको h की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है, h की वैल्यू क्या दी गई है, 2π इंटू 10 टू द पावर -34। तो h की वैल्यू भी पुट कर दीजिए 2π इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 32, अच्छा पाई भी है यहाँ पर, 32 पाई इंटू 10 की पावर 11, पाई से पाई कैंसिल, 2 से, तो आपके पास आया 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -34 -11 यानी कि -45, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्स 3/16 क्या होता है 1.87, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, आई की वैल्यू आ गई आपकी 1.87 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -45, या आप इसे लिख सकते हैं, आइए हाँ हमारी तो वैल्यू आई है आई इक्वल्स टू 1.87 इंटू 10 टू द पावर -46 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 0.187। तो आइए देखते हैं 1.87 इंटू 10 टू द पावर -46, दिस इज द करेक्ट आंसर दैट वी हैव गॉट। ओके, सो देखिए क्वेश्चन की ट्रिक्स क्या थी, हमने क्या अप्रोच लगाई और कैसे हम आंसर तक पहुंचे। आपको एक एक स्टेप को दिमाग में रखते हुए ये सोचना है कि मुझे आंसर चाहिए, और आंसर किसी भी हालत में अगर चाहिए तो मैं क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकता हूँ या सकती हूँ। ओके, नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, वन और मोर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4.5 ए नॉट। रेडियस क्या दिया है? 4.5 ए नॉट, where a naught is the Bohr radius, its orbital angular momentum is 3h/2 pi। एंगुलर मोमेंटम को आप किस फॉर्मूला से लिखते हो? NH/2 पाई, और आपको दिया क्या गया है यहाँ पर? 3h/2 पाई। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3, ठीक है। NH/2 पाई, 3h/2 पाई, n की वैल्यू आ गई 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। It is given that h is the Planck constant and r is the Rydberg constant. The possible wavelength when the atom de-excite is, या r what? अब देखिए एटम हो रहा है de-excite, यानी कि हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा होगा। तो सबसे पहले जब मुझे पता चल गया है कि n 3 है, n = 3, तो यानी कि यहाँ पर 3 ऑर्बिट होंगी, n = 1, n = 2 एंड n = 3। अब क्योंकि जो एटम है वो de-excite हो रहा है, तो वो पहले यहाँ आएगा, ये होगा λ1, यहाँ से यहाँ आएगा तो λ2, अगर डायरेक्टली आ गया थर्ड पे तो λ3। ठीक है, 3 वेवलेंथ हमें निकालनी है और हमसे क्या पूछा गया है कि पॉसिबल वेवलेंथ क्या होंगी। तो वेवलेंथ तो हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। अच्छा, अब सबसे पहले क्योंकि मैं फॉर्मूला में मेरा, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो 1/λ = RZ², हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है 1/NF² - 1/Ni²। ठीक है, अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ निकालने लगूँ, मेरे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कि मुझे Z की वैल्यू नहीं मालूम है। तो Z की वैल्यू कैसे निकालूंगी? मुझे दिया गया है R = 4.5 A नॉट, 4.5 A नॉट, और R इज प्रोपोर्शनल टू n²/Z, सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n आ गया है आपका 3² इंटू ए नॉट, क्योंकि ए नॉट आपका बोर रेडियस है। सो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 9A0/Z। R की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4.5 A नॉट, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए दैट 4.5 A नॉट इज इक्वल्स टू 9A0/Z। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2। तो यानी कि आपके पास Z की वैल्यू आ गई है। अब वेवलेंथ आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वेवलेंथ? 1/λ1। अगर मैं λ1 की बात करूं, देखिए ये है आपका λ1, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? अगर λ1 की बात की जाए तो यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2 में। λ2 में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2 से 1 में। λ3 की बात की जाए तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 3 से 1 में। ठीक है, अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझना। अब 1/λ1 = RZ², Z की वैल्यू है 2, तो 4R/1/NF²। λ1 की बात कर रही हूँ तो फाइनल एनर्जी लेवल है 2, इनिशियल है 3, सो 3 से 2 में आया, सो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 4R 1/4 - 1/9, सो आपके पास क्या आ जाएगी? 36, 4 9 - 4 5/36, सो वैल्यू क्या आ गई? 4 9 = 36, दैट मीन्स 5R/9। तो λ1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? क्योंकि ये 1/λ1 आपके पास आया है, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 9/5R। आइए देखें ये λ1 ऐसा प्रेजेंट है या नहीं। 9/5R, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। बट क्योंकि मुझे और भी वेवलेंथ चेक करनी है, λ2 भी चेक करनी है, λ3 भी, तो आइए चेक करें λ2 के लिए। एक आपका निकल गया, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे λ2 के लिए? 1/λ2 विल बी इक्वल्स टू R इंटू Z², Z है आपका 2, तो 4R। नाउ फॉर λ2, 2 से 1 में आ रहा है, सो 2 से 1 में, सो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4, सो 4R, 4 - 1 दैट इज 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आया आपका 3R, तो 1/λ2 जब 3 आ रहा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई? 1/3R। आइए देखें 1/3R ऑप्शन में कुछ प्रेजेंट है या नहीं। सो मैं ये देख रही हूँ कोई भी ऐसा एज सच 1/3R प्रेजेंट नहीं है,
आइए अब चेक करें लैम्डा 3 के लिए। 1 by lambda 3 will be equals to 4r. नाउ 1 upon nf स्क्वायर, 3 से 1 में आ रहा है तो यानी फाइनल 1 है, इनिशियल 3 है, फाइनल 1 माइनस इनिशियल 3 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 1 by 9, सो 4r, 9 minus 1 8 upon 9, सो आपके पास आया 32r upon 9 1 by lambda 3। तो lambda 3 की वैल्यू क्या हो गई 9 upon 32r। आइए देखिए 9 upon 32r प्रेजेंट है या नहीं। सो दिस इज द करेक्ट। सो आपके पास दो पॉसिबल वेवलेंथ है यहाँ पर ऑप्शंस पे, 9 by 32r, 9 by 5r। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी आपका सेम कैटेगरी का है, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम ऑल्सो कॉल्ड द रिडबर्ग स्टेट्स with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n, where n is very much greater than 1. Which of the following statements are true? आप देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन में आपको दिया है relative change in the radii of the two consecutive orbitals, does it depend on the Z? और second option, relative change in the radii of two consecutive orbital is 1 by 9, it varies as 1 by 9. Then relative change in the energy of the two consecutive orbitals varies as 1 by n cube. Relative change in the angular momentum varies as 1 by n. तो इनको आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें एरर्स के बारे में पढ़ाया था। उसमें आप लोगों ने समझा था रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है। वो सब एरर में देखिए रिलेटिव चेंज आपसे पूछा गया है तो आपको लगाना है यहाँ पे रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले अगर मैं रेडियाई की बात करूँ तो रेडियाई जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। और अगर एनर्जी की यहाँ बात की जाए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हमें तीन केसेस में निकालना है, एक तो रेडियाई में, एक एनर्जी का पूछा है और एक एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2π, ठीक है। तीनों में रिलेटिव चेंज बताना है। तो सबसे पहले और दूसरी चीज हमसे इन्होंने पूछा है कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स का। कॉन्जिक्यूटिव से आप क्या समझते हैं, अगर एक ऑर्बिटल है n तो उसकी कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल क्या होगी n+1 या n-1, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम उसकी कॉन्जिक्यूटिव बात करेंगे, यानी कि उसके बराबर वाली की। अगर n 1 है तो n नेक्स्ट जो होगी n=2। n=2 कहाँ से आई, n में एक ऐड करके। तो कॉन्जिक्यूटिव के लिए अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूं किसमें, रेडियस में, तो देखेंगे सबसे पहले r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं डेल्टा r अपॉन r, वो क्या हो जाएगा n+1 का स्क्वायर अपॉन z माइनस n स्क्वायर अपॉन z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z। ये होगा। क्या करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, मेजर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का निकालना है तो n+1 में से n वाली को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एरर, रिलेटिव चेंज निकलेगा। एरर ना बोल के मैं रिलेटिव चेंज को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो अब क्या कीजिएगा, खोल दीजिए इसे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर अपॉन z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z। तो फॉर्मूला क्या बना आपके पास, अब देखिए n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कैंसिल, सो 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना आपके पास किसका, ये बना आपके पास डेल्टा r अपॉन r के लिए। तो ये डेल्टा r अपॉन r जो आया है 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिंस n इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो क्या कर सकती हूँ मैं, इस 1 को इग्नोर कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर, n से n कैंसिल, तो डेल्टा r अपॉन r किसके प्रोपोर्शनल आया, 1 अपॉन n के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आइए देखें डेल्टा r अपॉन r, दैट मीन्स रिलेटिव चेंज इन द रेडियस इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1 by n। रेडियस ऑफ 2
इट डज नॉट डिपेंड ऑन z, ये भी ट्रू है क्योंकि आप देखें ऑप्शन में आपके पास जो आया है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n और इसमें कहीं भी z नहीं है, z आपके यहीं पे कैंसिल आउट हो गए थे, तो ये भी बात ट्रू है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन z। सेकेंड चीज इन्होंने बोली कि रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब आइए चेक करें हम एनर्जी के लिए, क्या एनर्जी के लिए 1/n³ आएगा। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनर्जी की, एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू z²/n²। n यहाँ पर अब देखिए आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी जो होगी वो घट जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं डेल्टा E/E तो वो क्या हो जाएगा, z²/n² माइनस z²/n+1 का स्क्वायर अपॉन z²/n+1 का स्क्वायर। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये जो होगी इसकी एनर्जी होगी ज़्यादा, इसकी एनर्जी होगी कम। तो आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या होगा, z² वाली टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल, तो क्या आएगा आपके पास n+1 का स्क्वायर माइनस n² अपॉन n+1 का स्क्वायर, यही बचेगा। तो क्या खोल दीजिए इसे स्क्वायर को, n² + 1 + 2n माइनस n² अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, n² से n² कैंसिल, आपके पास क्या बचा, डेल्टा E/E आया आपके पास 2n + 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है 1 से, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2n अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसे भी आप अगर देखें, यहाँ पर भी अगर 1 को इग्नोर कर दिया जाए तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा, 2n अपॉन n²। 1 को यहाँ भी इग्नोर कर दें, 1 को यहाँ भी इग्नोर कर दें, तो 2n अपॉन n², यानी कि n से n कैंसिल। अब आपका जो डेल्टा E/E आया, इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। सेम आपका 1/n आया। अब ऑप्शन में देखेंगे कि रिलेटिव चेंज जो है एनर्जी का 1/n है या नहीं, तो यहाँ आपको दिया गया है 1/n³, बट आपका आ रहा है 1/n, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है। आपको अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो किया है वो ठीक है, अदरवाइज आप ये सोचेंगे कि शायद मेरा गलत होगा तो इसे भी टिक कर देंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। रिलेटिव चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑर्बिटल वेरीज एज 1/n। अब निकालेंगे हम किसका, एंगुलर मोमेंटम का। देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है मैंने, NH/2π। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ रिलेटिव चेंज तो क्या होगा, डेल्टा L/L विल बी इक्वल्स टू n+1/2π माइनस n/2π डिवाइडेड बाय n/2π, ठीक है। h/2 को एज सच h/2π तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। अब क्या आ गया आपके पास, 2π वाली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास बचा n+1 माइनस n/n, n से n कैंसिल, आपका डेल्टा L/L किसके प्रोपोर्शनल आया, अगेन 1/n के। समझ आई बात। अब 1/n के प्रोपोर्शनल आया, देखिएगा डेल्टा L/L, इट इज़ येस इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n, दैट मीन्स इट इज़ अगेन अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके 3 करेक्ट ऑप्शन है, A, B और D। Okay, so this was the 5 question for the JEE Advanced Pattern exercise. We will be discussing the next 5 question in the upcoming session. So you just keep practicing. Thanks a lot.